आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आइए नजर डालते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों पर। गुजरात नेतृत्व परिवर्तन, नितिन पटेल नाराजगी की बात को सिरे से किया खारिज, कहा भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से बहुत खुश हूं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब खुद उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि मैं नाराज नहीं हूँ। मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल ने नए सीएम बनने में बहुत खुश हूँ। पटेल ने कहा कि भूपेंद्र पटेल मेरे पुराने पारिवारिक मित्र हैं, मैंने उन्हें बधाई दी है। उन्हें सीएम के रूप में शपथ लेते देखकर हमें बहुत खुशी होगी। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी मांगा है। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद का शव पहुंचा कुपवाड़ा, अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ा जन सैलाब। श्रीनगर के खानेहार इलाके में रविवार को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर का शव कुपवाड़ा में उसके पैतृक घर पहुंच चुका है। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए जनसैलाब होना है। परिवार के लोग बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था। परिवार के सदस्यों की हालत देखकर इलाके के लोगों की रूह कांप गई है। इस वारदात से इलाके में काफ़ी रोष है। लोगों ने कहा कि अरशद पर कायराना हमला करने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बताते चले कि कल श्रीनगर के खानेहार इलाके में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पुलिस के जवान को निशाना बनाकर आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग की थी। घायल जवान को SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहीद जवान की पहचान अरशद अहमद के नाम में हुई है। शहीद जवान की पहचान अरशद अहमद के रूप में हुई है। उधर आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पारिवारिक विरासत बचाने के लिए प्रियंका गांधी का छलका दर्द, रायबरेली में इंदिरा गांधी और राजीव के सम्मान को रखने की लगाई गुहार। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र पहुंची प्रियंका वाड्रा के चेहरे पर न सिर्फ पारिवारिक विरासत बचाने की चिंता दिखी, बल्कि अपनों के बीच उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी मेरा घर है। घर के लोगों की निष्ठा पर उन्हें कोई संदेह नहीं। मुझे बस आप सबका साथ चाहिए, आप सबका समर्पण चाहिए। रायबरेली और अमेठी के लोगों का उन्हें आह्वान किया। आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों जिलों की 10 सीटों पर हम जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंके हैं। दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यों का जिक्र किया। प्रियंका ने 2 बार दोनों जिलों की जनता का सहयोग और समर्पण करने की अपील मांगी है। प्रियंका का इशारा साफ है कि उन्हें पूरे यूपी की कमान दी जाएगी, लेकिन रायबरेली और अमेठी उनकी पारिवारिक विरासत रही है। चुनाव में पूरी दमखम के साथ इस विरासत को बचाना है। दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, NCT बिल 2021 के खिलाफ दी गई याचिका जल्द से जल्द हो सूचीबद्ध। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है, जो कि निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करेगा, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए उल्लेख पहले से ही किया था। योगी के विकास विषयक विज्ञापन पर सियासी बवाल, कोलकाता के फ्लाईओवर पर TMC और भाजपा के बीच घमासान। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन में कोलकाता के एक फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। विज्ञापन में फ्लाईओवर का इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहे आर्थिक विकास को दर्शाने के लिए किया गया है। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि फ्लाईओवर कोलकाता का है। इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही भाजपा ने कहा कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर बना रही है, वहीं ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में फ्लाईओवर ढह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ शीर्षक से प्रसारित विज्ञापन में नीले और सफ़ेद रंग के फ्लाईओवर को दिखाया गया है, जिसे TMC का पर्याय माना जाता है। इसके अलावा विज्ञापन में योगी आदित्यनाथ के पीछे ऊंची इमारतों को दिखाया गया है। महीनों चले विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अडानी का नाम हटाया गया।
महीनों विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से अडानी एयरपोर्ट का टैग हटा दिया गया है। इस एयरपोर्ट का नियंत्रण अडानी के पास जाने से पहले जो नाम था वही नाम वापस रख दिया गया है। इस मुद्दे को उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिलराज अल्वा ने बताया कि अडानी समूह ने एयरपोर्ट के कामकाज की जिम्मेदारी संभालने के बाद इसके नाम से अडानी एयरपोर्ट शब्द जोड़ दिया था। हालांकि सूचना के अधिकार कानून RTI एक्ट के तहत जब जानकारी मांगी गई तो ये पता चला कि एयरपोर्ट के संचालन और रखरखाव के कॉन्ट्रैक्ट में नाम बदलने को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तालिबान खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खास प्रशिक्षण, पाक ने नापाक मंसूबों के बीच सरकार की पूरी तैयारी। अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों के सत्ता पर काबिज होने और उसके बाद जम्मू कश्मीर में तालिबान को भेजकर अशांति फैलाने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सरकार ने सीमा प्रहरियों और सशस्त्र पुलिस को नए सिरे से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने घाटी में तालिबान की संभावित उपद्रव पर अंकुश लगाने के लिए उसी की तर्ज पर सुरक्षा बलों को तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने कहा है कि पिछले माह अफगानिस्तान पर कट्टरपंथियों के कब्जे का भारत की सुरक्षा हालात पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों और उनके खुफिया तंत्र को रणनीति और युद्ध नीति के हिसाब से अपग्रेड करने को कहा गया है। सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा कुछ दिनों पहले जारी दिशा निर्देश में ये भी आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान से भारत के पश्चिम और पूर्वी हिस्से की खुली सीमा में घुसपैठ में वृद्धि हो सकती है। इसमें विदेशी लड़ाकू को भी उतारा जा सकता है। दिल्ली सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार को एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। मलबे में से एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राहत व बचाव कार्य जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इमारत के मलबे में कई और लोग दबे हुए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा जोरदार झटका, पार्टी विधायक राजकुमार हुए भाजपा में शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है। पार्टी के एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार आज दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी व उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा धनौल्टी विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह पवार को पहले ही पार्टी में शामिल करा चुकी है। अब एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की आतंकी साजिश, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चाइनीज ग्रेनेड बरामद। श्रीनगर के बेमीना इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक साजिश को नाकाम किया है। रेत के बैग में रखे 6 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि रोड ओपनिंग पार्टी के जवानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक डिवाइडर के पास रेत के बैग में रखे 6 ग्रेनाइड बरामद किए हैं। ये सभी चीन से निर्मित हैं। जवानों की सूझबूझ से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। पुलिस ने सभी ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया है। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान, नवजोत सिंह सिद्धू के गुट में विधायक ने कैप्टन के नेतृत्व 2022 का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन विधायक सुरजीत सिंह धीमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैप्टन के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि आलाकमान को कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। अमरगढ़ से कांग्रेस विधायक धीमान का यही बयान सामने आया है कि जब काफी दिनों से कांग्रेस में मची कलह ठंडी पड़ी हुई थी। धीमान सिद्धू के करीबी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मुहिम में सिद्धू के साथ ही वह भी जुटे हुए थे। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर देहरादून में हरीश रावत से मिलने वाले भी धीमान शामिल हैं। धीमान ने अपने इस बयान को लेकर ये कहा है कि वे जो भी कहते हैं उससे मुकरते नहीं हैं। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना में सियासी चहल पहल, चिराग के घर आए चाचा पशुपति पारस। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। पटना के कृष्णापुरी स्थित
लोजपा नेता चिराग पासवान के आवास पर बरसी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस पटना स्थित चिराग पासवान के घर पहुंचे और एलजेपी के संस्थापक और अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी पटना स्थित चिराग पासवान के घर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सिरसा में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी युवा महासम्मेलन में गुरनाम सिंह चडोनी ने पीएम मोदी को दी चेतावनी। सिरसा अनाज मंडी में आयोजित किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी युवा सम्मेलन में किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने कहा कि राजहट की राह पर चलने के कारण रावण और दुर्योधन ने अपना राज्य गंवा दिया था और परिवार भी। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी राह पर चल रहे हैं। मोदी राजहट के चलते अपना राज भी गंवा जाएंगे, परिवार भी। अभी समय है मोदी कृषि कानून वापस लें, नहीं तो किसान को मजबूरन दिल्ली के बजाय उनके घर पर धरना देना पड़ेगा। किसान अभी मांग कर रहा है, जब छीनने पर आएगा तो उसका नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। दिन भर किसान एकता जिंदाबाद के नारे में गूंजते रहे। कार्यकर्ता के दौरान महिलाएं भी किसान एकता के झंडे ले पहुंचती नजर आई। झज्जर में भयानक सड़क हादसा, कार चालक को आई झपकी, आपस में टकराई 4 गाड़ियां, एक महिला समेत 3 घायल। झज्जर में तालाब मोड़ के पास एक चालक को नींद की झपकी आने के कारण 3 कार और एक स्कूल बस आपस में टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को राहगीरों की मदद के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिकता उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के डहीना गांव निवासी ऋषि अपनी कार से सवार होकर नीतू और बट्टू के साथ भिवानी जिले के मां नेहरू गांव से गुरुग्राम जा रहे थे। वे तालाब मोड़ के पास पहुंचे तो ऋषि को नींद की झपकी आ गई और उनकी कार सामने से आ रही एक्सयूवी कार से टकराते हुए साथ से गुजर रही एक इको गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद एक्सयूवी गाड़ी के साथ से गुजर रही स्कूल बस टकरा गई। यूपी और गोवा के चुनावी संग्राम में पूरी ताकत झोंकेगी शिवसेना, संजय राउत ने किया ऐलान। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना पूरी तरह कमर कस चुकी है। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि शिवसेना यूपी में 80 से 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना गोवा में भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी राज्य में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जैसे गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रही है। उन्होंने कहा है कि हम गोवा में भी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देखते हैं अपनी योजनाओं में कितने सफल हो पाते हैं। यूपी चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि कुछ किसान संगठनों ने शिवसेना के समर्थन का वादा किया है। हम राज्य में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहे।